सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। हम आज ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, कुछ वक्त में आपको कुछ बातें बता जाएंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए बता जाऊंगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है, सुनना चाहना तो सुन लेना, और नहीं तो कोई बात नहीं। आप सभी आईपीएल में व्यस्त होंगे, ये सोच करके मैं उस टाइम नहीं आया कि आप सब आईपीएल में मस्त होंगे, तो शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी। अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं आईपीएल देखूं या लाइव देखूं। इसलिए मैंने उस वक्त लाइव को रखना बेहतर नहीं समझा, या यूं कह दिया जाए कि मैं मसरूफ़ था, अब बहानेबाजी कर रहा हूं। खैर, जो हेडिंग मैंने लिखी है, आपको आराम मिल जाए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा समझ जाएं जो हम कहना चाहते हैं, आपको थोड़ा आसानी हो जाए मेरी बातों को समझने में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो जल्दी समझ जाओ तो अच्छा है। मर्जी आपकी, समझो या ना समझो। खैर, सबसे पहले मैं चलता हूं दिल्ली। दिल्ली में एक 18 साल के लड़के की हत्या हुई है। एक 18 साल के लड़के की हत्या हुई है। वजह है जो बताई जा रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, या जो कुछ हुआ है, या पुलिस ने जो बयान दिया है, या पुलिस ने जो अरेस्ट किया है, बताया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे में मुजरिमों को देखा गया और अरेस्ट कर लिया गया है। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी जल्दी उन्होंने अरेस्ट कर लिया, किसी तरीके की सांप्रदायिक बातों को उन्होंने नकार दिया। थैंक यू दिल्ली पुलिस। 18 साल का लड़का है, उसका अफेयर दूसरे धर्म की किसी लड़की से चल रहा था। सोचने की बात है, मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा। हो सकता है इसमें बहुत बड़े तथाकथित जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं उन लोगों को बुरा मिल जाए, जो तथाकथित हिंदू या मुसलमान हैं उनको बुरा लग जाए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो अच्छे से समझ लेना। मैं कितनी गहराई से कह रहा हूं उस बात को समझ लेना। तथाकथित लोग, तथाकथित इंसानियत का ढोंग रचने वाले लोग, मेरी बात को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही इस पर किसी तरीके की टिप्पणी करना। 18 साल का लड़का। वालेकुम सलाम, सभी को वालेकुम सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दिल करेगा तो शेयर कर दीजिएगा। 18 साल का लड़का दूसरे धर्म की लड़की से अफेयर चल रहा था। जो पुलिस का बयान है वही मैं बता रहा हूं, अपने पास से कुछ बताने नहीं आया हूं। दूसरे धर्म की लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। लड़की के भाइयों ने उसे बुला करके मार डाला। एक तो उसकी हत्या हुई, मुजरिम पकड़े गए, धन्यवाद पुलिस, बहुत अच्छा किया, मुजरिम पकड़े गए, अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए, बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए था। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो कानून लगता है वो कानून की धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो होना चाहिए बिल्कुल होगा। अरेस्ट हो गए हैं, ये अच्छी बात है, पहचान हो गई है, ये अच्छी बात है। बहरहाल सीसीटीवी कैमरों ने किसी सांप्रदायिक दंगे को भड़काने से बचा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूं उस 18 साल के लड़के के परिवार से, और जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था उसके परिवार से। मैं किसी तरीके का कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं किसी की बेटी पर, और ना ही किसी के बेटे पर, लेकिन इस बात को जो मैं कह रहा हूं इसे समझ लेना, और यह हकीकत ना हो तो 50 जूते मार लेना, लेकिन अगर हकीकत हो तो शर्म से सर झुका लेना और सोचने पर मजबूर हो जाना। 18 साल का लड़का किसी लड़की के साथ, दूसरे धर्म की किसी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अब आप कहेंगे साहब मोहब्बत करना कौन सा गुनाह है, मोहब्बत करना कौन सा गुनाह है? तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि यह भारत है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह भारत है। और फिर दूसरे धर्म में अगर यही जिस धर्म की लड़की थी उस धर्म का लड़का होता, जिस धर्म का लड़का था उस धर्म की लड़की होती, तो इसे क्या नाम दिया जाता? लव जिहाद। तब कहा जाता कि लव जिहाद का मामला था और मामले को खत्म कर दिया जाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप इसको क्या नाम देंगे, फर्क इससे पड़ता है कि आपका 18 साल का बेटा अफेयर चल रहा है, उसका कामयाब कितना हुआ है इस पे किसने गौर किया है? कमाई कितनी थी उसने कभी गौर किया है? उसके बाद आप कहते हैं कि साहब माहौल बुरा हो गया है। आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया था कि दूसरे धर्म की लड़की के साथ उसका अफेयर चल गया, जाकर के दूसरे धर्म की लड़की के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया, कामयाब हो गया है, एजुकेशन पूरी कर ली है, किस तरह
जिनको अफेयर की स्पेलिंग नहीं आती है उनके अफेयर चल रहे हैं। मैं साफ बात बता देना चाहता हूं, यह अफेयर्स नहीं है, इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। इस बात को समझ लो। उस लड़की के परिवार से और सभी के परिवार से मैं कहना चाहता हूं, हर भारतवासी से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को संभाल लो। बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ, सिर्फ 18 साल का। अभी तो दुनिया देखना शुरू भी नहीं किया था, अभी तो नौजवान भी नहीं कहलाया जा सकता वो, लेकिन उसकी मौत हुई किन कारणों द्वारा? क्योंकि दूसरे धर्म की लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था। आपको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा, हमें इन चीजों पे ध्यान केंद्रित करना होगा, हमें अपने बच्चों पर गौर करना होगा। हम अपने बच्चों पर गौर ना करके, अपने बच्चों पर गौर ना करके आज हम परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को। आपको पता है कि देश का माहौल क्या है, उसके बाद भी हम अपने बच्चों को इतनी आजादी दे देते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। मैं सबकी बात कर रहा हूं, सिर्फ लड़कियों की नहीं और सिर्फ लड़कों की नहीं, सबकी बात कर रहा हूं। या आपके परिवार के बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, उस परिवार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मैं जानना चाहता हूं वो 18 साल का लड़का कितनी कमाई थी उसकी, सक्सेस हो गया था, एजुकेशन पूरी कर ली थी, क्या कर रहा था? कुछ नहीं। हाथ में एक मोबाइल फोन लेकर के और ये कह देना कि साहब हम तो मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आप इस तरह के चोचलेबाजी से और इन तरह के बेवकूफाना दलीलों से आप इसे सही साबित नहीं कर सकते हैं। आपके घर में लड़का हो लड़की हो कोई हो, इस बात पे आपको गौर करना होगा। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, मैं किसी एक को नहीं कर रहा हूं, सबको कर रहा हूं, सारे भारतवासियों की बात कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों पर कम से कम इतना ध्यान केंद्रित करो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले यार कहा, मैं थक गया हूं आप लोगों से बात करते करते, सीरियसली मैं बताते बताते थक गया हूं। जो बात सामने आती है मैं पहले बता चुका होता हूं उस बारे में। बहुत पहले मैंने बताया था कि अपने बच्चों के मोबाइल चेक कर लो, क्या चल रहा है उनके मोबाइल्स में, क्या है, वो किसे फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, वो देख लो। आपने कभी गौर नहीं किया उन बातों पे। मुझे शर्म आती है बार बार ये कहते हुए कि साहब मैं पहले बता चुका हूं, मैं पहले बता चुका हूं, मैं पहले बता चुका हूं, ये कहते हुए शर्म आती है। आपको सोचना चाहिए, आपके बच्चे हैं, 18 साल का बच्चा, दूसरे धर्म से उसका अफेयर चल रहा है, मालूम है कि देश का हाल क्या है, उसके बाद भी आप सतर्क नहीं हैं, आप सतर्क नहीं हैं, होशियार नहीं हैं बिल्कुल। आप अपने बच्चों को मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि उसको पहले कामयाब होना चाहिए था। मैं सबके लिए कह, हर लड़के लड़की के मां बाप से कह रहा हूं, समझो इस बात को। ये गंदी और चोचलेबाजी दलीलों से कि साहब मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, उसने मोहब्बत किया था, ये है, ये सब चोचलेबाजी से आप नहीं दबा सकते हैं। इस बात को समझना होगा। तरक्की के बारे में सोचना है अगर, तो ये सब चोचलेबाजियों से आपको निकलना होगा। इसलिए मैं सभी परिवार के सभी सदस्यों से कहता हूं कि अपने अपने परिवार के बच्चों को, हर धर्म के लोगों से कहता हूं, सारे भारतवासियों से कहता हूं कि अपने अपने परिवार के बच्चों पर ख्याल रखो, उन पर निगाह रखो, कहीं उनकी जान पे न बनाए। इसलिए उन्हें कामयाब इंसान बनाओ। कामयाब इंसान बनाओगे तो सब कुछ बेहतर होगा। इस तरीके से इस चोचलेबाजियों में पड़ करके अपने बच्चों को मौत के मुंह में मत धकेलो। एक तो मौत के मुंह में ढकेल रहे हो, ऊपर से तरक्की जा रही है उनकी, खत्म हो रही है। तो इन चोचलेबाजियों से बाहर निकल आओ। खैर, ये बात हो गई एक। अब बात सुनाता हूं आपको दूसरी। राजस्थान में एक पुजारी को आपसी रंजिश में जलाकर मार दिया गया। जमीन की कुछ प्रॉब्लम थी जमीन की कुछ दिक्कत थी, जमीन के मामलात में आपस में लड़ाई थी और उस इंसान को जलाकर राख कर दिया गया। करने वाले कौन हैं, जलने वाले कौन हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलाने वाला किस धर्म से था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जलने वाला किस धर्म का था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि सब एक ही धर्म के थे। इसलिए बता देता हूं ताकि कोई ये ना समझे कि मुसलमान ने जलाया है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सब एक ही धर्म की बात है, लेकिन चूंकि यह गलत है तो इसका विरोध होना चाहिए। किसी इंसान को अगर जला करके राख कर दिया जाता है तो यह गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। वो भगवा कलर के कपड़े पहना था या हरे पहने था या काले पहना था या लाल पहना था, सफेद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को जिंदा जला देना। यह हैवानियत पूरे देश में बढ़ती जा रही है। चाहे आपस में एक दूसरे को जला रहे हो, चाहे एक धर्म के लोग आपस में एक दूसरे को जला रहे हो, चाहे एक महल्ले के लोग आपस में जला रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हालात देश में बनते जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आपको यह बात समझना होगा कि देश की एकता, भाईचारा, ये तो सब खत्म हो ही गया है। अब ये सब खत्म होने के बाद हैवानियत आ रही है। इस हैवानियत से बचने के लिए आपको इसका विरोध करना होगा। आपको यह कहना होगा कि उस इंसान को जिंदा जलाया गया, यह बहुत गलत हुआ। कानूनी कार्रवाई उनके पर होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी इंसान को जिंदा जला न सके। मैं उस देश का वासी हूं, मुझे पता है कि मैं उस देश का वासी हूं जहां इंसानों को जलाने पर कोई उफ नहीं करता है, लेकिन जानवर काट देने पर लोगों में आतंक फैल जाता है, आक्रोशित हो जाते हैं लोग। एक जानवर काट दिया, यह अफवाह सुन करके लोग इंसान को काट डालते हैं। मैं उस देश का वासी हूं। इस सोच को अपनी बदल दीजिए। दर्द इंसान का समझ लीजिए। आपको बड़ी तकलीफ होती है अगर कोई जानवर मर गया या जानवर काट दिया था, हालांकि तभी जब दूसरे धर्म का काटता तब वो अलग बात है। आपको यह समझना होगा कि इंसानियत का कत्ल आप नहीं कर सकते हैं इस तरह से। जो भी सरकार है, कांग्रेस सरकार, मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी पूछना चाहता हूं और पूछता हूं कि आखिर अब आप राजस्थान जाकर के उनको इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। नहीं जाइए, कोई बात नहीं, आपका मुख्यमंत्री है, एक फोन कॉल कीजिए और कहिए कि उन्हें अरेस्ट कीजिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्दी से जल्दी उनको सजा दिलवाइए ताकि दुनिया में एक मैसेज जाए कि किसी इंसान को जिंदा जला देने वाले को सजा मिली है। बहुत जरूरी है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता का भक्त नहीं हूं कि साहब वहां फला सरकार है और वहां क्राइम हो रहा है तो मैं चुप हो जाऊं ना। होगा, किसी की भी सरकार हो, मेरी सरकार नहीं है। और मेरी सरकार होती अगर होती, हालांकि है नहीं, बात अलग बता रहा हूं, अगर होती तब भी मुझे, अगर मैं इंसान हूं तो मुझे बोलना चाहिए था। और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर कैसे कैसे एक इंसान को जिंदा जला दिया जा रहा है। आपकी पुलिस प्रशासन सब कुछ क्या कर रही थी? उन लोगों को अरेस्ट किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और अगर किया है तो जल्द से जल्द उनकी चार्जशीट दाखिल की जाए और उनको कोर्ट में जाकर के हाजिर किया जाए और उनको सजा दिलवाई जाए। ये वकीलों की भी जिम्मेदारी है, वो भी इस बात को समझें। ऐसे इंसानों का केस लेने से मना कर दीजिए जिनके पास पहले से एविडेंस मौजूद है कि हाँ साहब इसने मारा है या इसने जलाया है। मैं सभी वकीलों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे इंसानों का केस लेना बंद कर दीजिए जिनको पहले से सबूत मिल जाए कि साहब ये पक्का है कि यही, जैसे दिल्ली वाले मामला है कि जिंदा जला, उनको क्या कहते हैं, दिल्ली वाले मामले में जैसे मार दिया गया एक लड़के को, 18 साल के लड़के को, वैसा ही उसका केस मत लो क्योंकि उसको सीसीटीवी में देखा गया है कि हाँ इन्होंने मारा है, पहचान हो गई उनकी, तब कोई केस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा है उस पर भी ख्याल रखिए। माँ बाप से कह रहा हूं, ख्याल रखिए अपने बच्चों का, आतंक के रास्ते पर उन्हें मत भेजिए। और यार आज के दौर में ना, मुझे मालूम है, कहने की बात नहीं, मुझे मालूम है, ये हाथ में 10,000 का मोबाइल लेकर के जो मोहब्बत की नौटंकी चल रही है ना, ये बंद कर दो। और ये बंद माँ बाप कर सकते हैं, समझो इस बात को। अगर कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन इस बात को कह देता तो शायद बहुत ज्यादा उधम मच जाता। लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि देखो, इन सब चीजों की चोचलेबाजी में सिर्फ अपनी और दूसरे परिवार की जिंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, बन नहीं सकती है। आप कामयाब होगे ना तो 1000 मोहब्बतें मिलेंगी। इन मोहब्बतों के चक्कर में फालतू अपना टाइम, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं और कुछ नहीं। समझ जाओ। ये हो गई दूसरी बात। अब आता हूं तीसरे पॉइंट पे, अर्नब गोस्वामी पर। सबसे लगातार कहता रहता हूं कि सारे टीवी चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो, कटवाओ, चैनल्स को बंद करवाओ, चैनल्स मत देखो। लेकिन आप लोग उसी में मस्त हैं, मगन हैं। भाई एक मुझे किसी के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं। एक कमेंट्स था, उसके बाद से कोई कमेंट्स मुझे नजर नहीं आ रहा। लास्ट कमेंट्स मेरे पास जो है वो है, बोलिए बहुत लेट आए हैं भाई, आए भाई, इमरान खान का। उसके बाद कोई कमेंट्स आया नहीं है मेरे पास। अगर कोई कमेंट्स कर रहा हो, मैं देख रहा हूँ काफी देर से कमेंट्स दिखे नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अर्नब गोस्वामी पे आप सबको पता है कि भारत की मीडिया क्या कर रही है। आज अर्नब गोस्वामी पर सारे मीडिया चैनल खड़े हो गए हैं अगेंस्ट। अब आपको सोचने वाली बात है कि जो मीडिया चैनल आज अर्नब गोस्वामी का विरोध कर रहे हैं, सच में ये कितने सच्चाई पे हैं, इस बात को समझना।
इस बात को समझना कि ये मत समझ लेना कि अर्नब का विरोध करने वाले टीवी चैनल्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, पाक साफ हैं, ये मत सोच लेना कहीं। सब एक जैसे हैं। ये टीआरपी चोरी कर रहे हैं 500 रुपए में, वो कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। सब एक जैसे हैं। आपके हक की बात उठाने के लिए कोई नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से। ये बात भी हो गई। बहुत छोटे छोटे लाइन में बहुत छोटी छोटी बात करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आवे। तथाकथित सोशल एक्टिविस्टों की मैंने कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से देख रखा है कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट चंदाखोरी कर रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, नॉट सोशल एक्टिविस्ट, वो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है बल्कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बस और कुछ नहीं। जमीन पे नहीं है वो, समाज में नहीं है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, या यूं कहा जाए कि धर्म के बीच फासला तय कर रहे हैं, फासला बना रहे हैं, एक दूसरे धर्म के बीच फासला बना रहे हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, आप सब व्यूअर्स एक बात समझ लीजिए, आप गौर कर लिया कीजिए किसी की लाइफ पे कि क्या है ये, क्यों है और कैसे है। अच्छी मैं 1000 बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, बड़ी बड़ी फेंकने से कोई फायदा नहीं है। बड़ी बड़ी फेंकने से कोई फायदा नहीं है। योगी जी हमसे डर गए, मोदी जी हमसे डर गए कहने से कोई फायदा नहीं है। बिहार चुनाव में मैं हरा दूंगा उनको, यूपी चुनाव में तो जो है जमानत जब्त करवा दूंगा, ये कहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, काम की बात किया करो जो किसी समाज के काम के आने वाली हो। हजारों वीडियो देख डालूंगा, एक काम की बात नहीं निकलेगी जो सुनने के बाद किसी परिवार का भला हो सके, किसी परिवार का भला हो सके। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कैसे हो? बेवकूफ हैं ये लोग आपको सुनने वाले, जो मसाला चाहते हैं, जो मसाला चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले लोग आते हैं और उनके मसीहा बन जाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस समाज में, इस भारत में हर समाज ये चाहता है कि कोई दूसरे समाज से आवे और हमारा मसीहा बन जाए। मैं हिंदुओं का फेवर करने लग जाऊं, मुसलमानों को गालियां देने लग जाऊं, सारे हिंदू मेरी तरफ आ जाएंगे। ये आपकी मानसिकता है, सच है ये, मैं बता देता हूं, मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूं यार। मुझे फर्जी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मैं खुल के बोल रहा हूं। मैं आज मुसलमानों को गाली देने लग जाऊं, मुसलमान इसलिए मेरी लाइव को शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे कि देखो ये कुत्ता ये क्या कह रहा है। हिंदू ये कहेंगे कि देखो ये है मर्द, ये है असली शेर, मुसलमानों के मुंह पे मुसलमानों को गाली दे रहा है, मुसलमान होके मुसलमानों को गाली दे रहा है। और इस तरीके से फेमस कर देंगे लोग। लेकिन हमें नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। वही हाल मुसलमानों का है कि इनके लिए कोई दूसरे धर्म से आ जाए, हिंदू धर्म से आ जाए और इनके फेवर की बात कर ले, बस ये खुश कि साहब देखो हिंदू हो के मेरा फेवर कर रहा है, सब लोग जुट जाओ इसके साथ। मैं नहीं कहता हूं किसी हिंदू का साथ ना दो, मैं नहीं कहता हूं किसी मुसलमान का साथ ना दो, ना मैं हिंदुओं से कहता हूं किसी मुसलमान का साथ ना दो, और ना मैं मुसलमानों से कहता हूं किसी हिंदू का साथ ना दो सबका दो साथ। हर उस इंसान का साथ दो जो आपके फेवर की बात करता हो, आपके हित की बात करता हो, और आपको वो बातें बताता हो जो आपके, ना कि फेंकने की। अब मैं कह दूं साहब कि नरेंद्र मोदी हमसे डर गए हैं, बिहार में जाने वाला हूं और नरेंद्र मोदी को यह पता चल गया, देश के प्रधानमंत्री को यह पता चल गया कि साहब एहतिशाम रिजवी जाने वाला है बिहार, बिहार चुनाव हम हार जाएंगे अगर एहतिशाम रिजवी जाएगा। उसे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करनी थी, बंद कर दिया, नहीं चालू किया। जो चालू थी फ्लाइटें उनको भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि एहतिशाम रिजवी कहीं बिहार ना पहुंच जाए, कहीं एहतिशाम रिजवी बिहार ना पहुंच जाए, चुनाव ना हरा दे हमको। अगर हम ये बात कह दें तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं और आपसे बड़ा गधा कोई नहीं जो यकीन मान ले। सीरियसली सुन लीजिए बात को, आप बुरा लग सकता है आपको, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। मैं गलत फहमी में हूं और आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है जो आप इस बात पे यकीन कर रहे हो। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर मैं कहूं कि मेरे वजह से रोक दी गई हैं तो मेरा गधापन है, और आपका गधापन यह है कि आप मेरी बातों को मान रहे हो, आप विरोध नहीं कर रहे हो उसका। कि बेवकूफ हो क्या तुम? एक इंसान के लिए इंटरनेशनल फ्लाइटें रोक दी जाएंगी कि वो बिहार चुनाव में ना आ जाए? गधे हो गए तुम। अगर आप ये नहीं कहते हैं तो आप गधे हैं, इस बात को समझना होगा आपको। ये चीजें सिर्फ फेंकने के लिए होती हैं, ठीक है? ये चीजें सिर्फ फेंकने के लिए होती हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं। और आप सब भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ये फेंकने वाली बातों से दूर रहेंगे।
हालांकि मुझे यकीन है कि आप नहीं रहेंगे दूर, मुझे मालूम है कि आप लोगों को वही चाहिए, इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आपके हित की बात करने वाले से कोई मतलब नहीं आपके। तो लेकिन फिर भी बता देता हूं कि आप लोग ऐसे हरकतें बंद कर दीजिए। और सोशल मीडिया पे जो मैं मेन बात कहने वाला था वो तो भूल ही गया था, कि सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कट्टरपन भरा हुआ है, हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा कट्टरपन भरा हुआ है, याद रखना। ये बात नोट कर लेना, कॉपी और पेन ले करके नोट कर लेना। जिनको तुम मसीहा बनाने पे जुटे हुए हो ना, वो पक्के कट्टर हैं। वक्त आने पे मैं साबित कर दूंगा कि हाँ है, देख लेना। नए कपिल मिश्रा तैयार करने में मुसलमान कम्युनिटी तो बहुत आगे है, नए कपिल मिश्रा तैयार कर लेती है। पता नहीं क्या तुम लोगों को मजे मिलते हैं कपिल मिश्रा तैयार करने पे। तुमको पता है कपिल मिश्रा क्या करता था? बीजेपी में आने से पहले वो क्या करता था? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कट्टर विरोधी था। और नरेंद्र मोदी को ऐसी बातें किसी ने नहीं कही होंगी, इतने घटिया अल्फाज किसी ने नहीं निकाले होंगे जितने घटिया अल्फाज ये कपिल मिश्रा निकालता था पब्लिसिटी के लिए। न जाने क्या क्या कह डाला इसको, बहुत कुछ। ये ताहिर हुसैन आज जिसको आतंकी बताया जाता है, इसके गले में हाथ डालकर हर वक्त चलने वाला इंसान ये था। मुसलमानों का बहुत बड़ा मसीहा था ये। हाँ, पता कीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं, इतिहास उठाइए इसका, देखिए। कोई रमजान की पार्टी नहीं बचती थी जिसमें टोपी लगाए मिले ना भाई साहब ये। हाँ, ताहिर हुसैन भले बाद में पहुंचते रोजा खोलने के टाइम, ये पहले पहुंच जाते। आज देख लीजिए, गलती आपने की है फेमस करके। गलती आपने की है, आपको ये समझना होगा। गलती आप कर रहे हो, आप समझो। उनको मजा मिल रहा है, लाखों लाख व्यूज, मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं उनको, लाखों कमेंट्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लगे रहो। ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं इसे चुचलेबाजी कर सकूं, और ना ही मुझे शौक। हाँ, मुझे लगता है कि आपको आगाह करना चाहिए, मैं आगाह कर देता हूं। मुझे लगता है कि यह गलत हो रहा है, मुझे इस पे बोलना। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं ना, मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकता। बेशक मैं अदालत में जाकर के जज को नहीं खरीद सकता हूं, मैं जज को नहीं खरीद सकता हूं। मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकता हूं, आपको रास्ता बता सकता हूं। आपको बता सकता हूं कि आप ऐसा काम करें कि आपको जज तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप ऐसा काम करें कि बड़े से बड़ा वकील आप कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कह सकता हूं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपके पड़ोसी आपके काम कैसे आएंगे। सीधी सी बात है भाई, आपके नेता से काम कैसे निकलवाना है ये मुझसे जान लीजिए। आप बड़े से बड़ा नेता हो, मैं बताऊंगा कैसे काम निकलवाना, निकलवा लीजिए। चुनाव में कैसे किसी को वोट करना है, किस बेस पे, किस पैमाने में करना है, मैं बताऊंगा। और गलत निकल जाए तो कहना, लेकिन आप करोगे नहीं, इसलिए छोड़ो उस पर बात। मगर मैं ये नहीं कहूंगा फला साहब मुझसे डर गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डर रहे हैं हमसे, मोहन भागवत हमसे डर रहे हैं ना, नहीं डर रहे हैं बिल्कुल। और क्यों डरेंगे भाई, कौन हूं मैं? लाखों लाख करोड़ों लोग उसके साथ हैं, मेरे साथ कौन है? क्यों डरेगा मुझसे? समझना होगा आपको ये बात। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख व्यूज अगर मेरे फेसबुक पे आ जाएं, यूट्यूब पे आ जाएं, मेरी वीडियोस लोग देखें, सारे यूट्यूबर्स मेरा गुणगान गाने लगें, सिर्फ इसलिए कि उनके चैनल को सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, अगर इसलिए सारे यूट्यूबर्स मेरा गुणगान गाने लग जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहन भागवत मुझसे डर गया है ना, गलत है, अफवाह ये, समझो इस बात को। और आजकल के यूट्यूबर्स तो बहुत बढ़िया हो गए हैं, आजकल के यूट्यूबर्स बहुत बढ़िया हो गए हैं। आप सनसनीखेज वीडियो बनाइए, छोटी और सनसनीखेज आपकी वीडियो अपलोड करेंगे, बढ़िया से हेडिंग डाल के, डर गया भागवत, छुप गया योगी, ऐसे करके बनाएंगे। जबकि पता है फेक है, फर्जी है, और इस समाज के काम आने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपलोड करेंगे और लोग देखेंगे उसको, आप सब देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे। दिन भर में 50 वीडियो मुझे अभी भी मिल जा रही हैं, मना करने, हजारों बार मना करने के बाद मुझे 50 वीडियो मिल जा रही हैं। डर गया योगी, छुप गया भागवत, वाह।
एक स्पीच से। मैं यहां स्पीच दे रहा हूं और मोहन भागवत जाकर के डर गया और छुप गया कहीं जाकर के। ये चोचलेबाजी मुझे नहीं आती यार, जानता हूं झूठ है। हाँ, ये जरूर कहता हूं मैं, ये जरूर कहता हूं कि कुछ मंत्रीज हैं, कुछ मंत्रीज हैं, मंत्री नहीं कई मंत्री हैं, तो मंत्रीज कह रहा हूं, हालांकि गलत है लेकिन कह रहा हूं मंत्रीज हैं, जो वीडियो देखते हैं। और इसलिए नहीं देखते हैं कि मैं बड़ा तीस मार खां हूं, बल्कि इसलिए देखते हैं क्योंकि दांत रख के बैठे हुए हैं मेरे ऊपर। वो इसलिए देखते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनका नाम ले लूं और वो ना पता चल पाए उनको। इसलिए वो जो है इंतजार करते हैं मेरा कि और वो पकड़ लें। तो मंत्री जी नहीं, मंत्री जी नहीं कहेंगे, आप घटिया आदमी हो तो मंत्री जी नहीं कहूंगा। घटिया आदमी, एक बात ख्याल रखना, जिस दिन तुमने गिरी हुई हरकत की, नाम फिर लूंगा, समझ लेना। मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हर गलत को लोगों तक पहुंचाऊं और बताऊं कि यह गलत है। मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं कि तुम्हारी अच्छे कामों को मैं बताऊं कि यह अच्छा काम है। ये एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे निभाता रहूंगा। यहां पर गिनती अगर एक हो जाएगी तब भी, अगर कोई नहीं देखेगा ना मेरी वीडियो, 50 दिन तक मेरी वीडियो पड़ी रहे और एक व्यूज ना हो, फिर भी मैं बनाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को ये बात समझना है, देख लीजिए कैसे क्या कर सकते हैं। अगर कहें तो तगड़ी तगड़ी हेडिंग वाली वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। 2 मिनट लगेंगे साहब, 2-4 मिनट लगेंगे बस। 4 मिनट का एक वीडियो बना दो तगड़ा वाला, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी गई, विदेशांग रिजवी से डर गए नरेंद्र मोदी। बस हेडिंग देखो, जम के देखोगे आप, शेयर करोगे, 100 लोगों को व्हाट्सएप पे भेजोगे, देखो देखो यार मजा आ गया, अरे क्या गजब धोया, बस यही करोगे। उसमें आपके बच्चों के काम का क्या होगा, आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? काम की होगी वो 4 मिनट आपके। आपको क्या पता आपके 4 मिनट कितने कीमती हैं? आपको ही नहीं पता है कि आपके 4 मिनट कितने कीमती हैं। हम जो अल्फाज बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये आपके काम के हैं भी या नहीं। अगर आपके काम के नहीं है तो आपको नहीं सुनना चाहिए मुझे, और अगर आपके काम के हैं तो सुनना चाहिए और दूसरों को सुनाना भी चाहिए। लेकिन आज का दौर ये नहीं है। जिंदा हूं, जमीर जिंदा है, इसलिए बार बार आके कहता रहता हूं। बाकी कोई खास बात है नहीं, बात सही है, सोच लीजिएगा इस बात को। शुक्रिया भाई, समझ लीजिएगा इस बात को। हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ता है। किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है, किसी बेटी का रेप कर दिया जा रहा है, उसे मार दिया जा रहा है, अजीब अजीब वीडियोस आ रही हैं, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, कोई रोटी तक नहीं पूछ रहा है। इस दौर में कौन सुनेगा अच्छी बातें यार? किसके पास फालतू वक्त है कि वो अच्छी बातें सुने? एक पंडित का मर्डर हुआ राजस्थान में, अब मैं यहां आकर के खुशियां मनाता और कहता कि देखो साहब, एक पंडित को उसी के धर्म के लोगों ने मार दिया, मजा आ गया, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करता, आप सब खुश हो जाते, मजा आ जाता आपको। लेकिन चूंकि मुझे दुख है इस बात का कि एक इंसान जलाया गया, एक इंसान मारा गया, इस बात का मुझे दुख है, तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इस बात का दुख है कि एक इंसान ने एक इंसान को जला दिया। यह हैवानियत का दौर शुरू हो चुका है भारत में कि एक इंसान किसी इंसान को जला सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, सोचने वाली बात है कि एक इंसान कैसे आखिर अपनी निगाहों के सामने से पेट्रोल डाल के किसी को जला सकता है, उसकी तरफ देख सकता है। अगर ये बात है तो आप और आपके बच्चे खतरे में हैं। अगर आज कोई किसी को कहीं भी मार दे रहा है, जला दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, नोच डाल रहा है, तो ये आपके और आपके समाज और आपके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है कि वो दूसरे धर्म का था तो मैं खुशियां मनाऊं। वो इंसान था और एक इंसान को जलाया गया है, ये दुख की बात है, समझ लीजिएगा इस बात को। दिल्ली वाले मामले पे मैंने जो कहा है शुरुआत में, वो भी सुन लीजिएगा। अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिए, इन नौटंकियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को फालतू में मारने का काम मत कीजिए, समझ लीजिए इस बात को। क्यों मारना चाहते हैं अपने बच्चों को? क्यों? दुनिया में कोई चीज नहीं बची है सिवाय मोबाइल के जो वही देंगे आप। ऑनलाइन पढ़ाई है, घर में लैपटॉप रखो पढ़ाओ, मोबाइल रखो पढ़ाओ, किसने रोका है? 2 मोबाइल कभी चेक करते हो यार? 1000 दफा कह चेक करो अपने बच्चों के मोबाइल, क्या करते हैं वो, उनकी फेसबुक आईडी चेक करो जाके, किसको शेयर करते हैं, किस पे कमेंट्स करते हैं, क्या बोलते हैं, जाके देखो। व्हाट्सएप पे देखो कौन कौन से ग्रुप हैं और क्या चल रहा है उसमें, पता है? आपके बच्चे चलते फिरते आतंकी बन रहे हैं, बॉम्ब बन रहे हैं वो।
बॉम्ब बन रहे हैं। बुरा मत मानिएगा इस बात को, और बुरा मान जाइएगा तो गालियां दे लीजिएगा मुझे, लेकिन जिस दिन आपका बच्चा इस तरह के कारनामा करके घर आएगा ना, या मारा जाएगा और या मार के आएगा, जेल जाएगा, उस दिन आपको अफसोस होगा कि काश मैंने अपने बच्चे का मोबाइल चेक कर लिया होता तो पता चल जाता कि इसका उठक बैठक किसके साथ है, इसके ग्रुप में क्या चल रहा है। बहुत इजी हो गया है आपके बच्चे को चलता फिरता बम बनाना, बहुत इजी हो गया है। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और भर दो नफरतें उसमें। एक हफ्ते के अंदर आपके बच्चे के दिमाग में इतनी बातें भरी जा सकती हैं कि वो किसी को जिंदा जला सकता है, किसी को मार सकता है। इस बात को समझो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, फर्क तब पड़ता है जब मैं इंसान हूं। आप किस धर्म से हो, किस जात से, मुझे नहीं पता यहां देखने वाले किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। मुझे पता है कि इस इंसान देख रहे हैं यहां पर, ये काफी है मेरे लिए ये काफी है। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप जाने, आपका काम जाने। मुझे तकलीफ है इस बात की, इसलिए मैं आपसे बोल देता हूं। बाकी आप सबकी मर्जी है, जैसा चाहें करें। किसी एक इंसान को टारगेट करके अगर मैं वीडियो बना रहा होता, खुशियां मना रहा होता किसी मर्डर, किसी हत्या की, तो आप सब बड़ा खुश होते। अब तक लाखों लाख लोगों तक पहुंचा दिए होते वीडियो। लेकिन चूंकि आपके बच्चों के हक की बात है तो छुपा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों की, आपकी असलियत या आपकी लापरवाही की असलियत सबके सामने आ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी लापरवाही जो आपके बच्चों के लिए खतरनाक बन रही है उस पर आपको सोचना पड़ जाए। मत सोचना। क्यों सोचोगे अपने बच्चों के बारे में? कौन होता हूं मैं कहने वाला? पकड़ लो मेरा गिरबान और कह दो कि तू कौन है समझाने वाला। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम शादाब भाई। बोल दो तू कौन होता है मेरे बच्चों को कहने वाला कि आतंकी हो जाएंगे, चलते फिरते बम बन जाएंगे, कौन होता है कहने वाला? लेकिन यकीन जानो, आपके बच्चों के मोबाइल चेक कर लेना, व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा आपको, फेसबुक पता चल जाएगा किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। स्लो पॉइजन दिया जा रहा है उनको, इस बात को समझ लो। स्लो पॉइजन दिया जा रहा है उनको, बहुत बुरा हो रहा है। मगर मैं किससे कह रहा हूं? मैं उनसे कह रहा हूं जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते इन बातों को। अपने मसीहाओं के सुनिए, जाइए अपने मसीहाओं को सुनिए। मैं लिस्ट दे सकता हूं आपके मसीहाओं के वीडियोस की। अब ये मत कहना कि जलते हैं उनके व्यूज से या उनके फेमस होने से डर जल रहे हैं, ऐसा मत कह देना यार। मुझे कोई शौक नहीं, कसम बखुदा मुझे कोई शौक नहीं। मैं आज बंद कर सकता हूं सब कुछ, लेकिन जमीर गवाही नहीं देता है कि मैं छोड़ दूं ये बातें, नहीं देता है गवाही। मैं जलता नहीं हूं किसी से। मैं जानता हूं मिलियन एक हफ्ते में एक मिलियन व्यूज होते थे मेरे, लेकिन यूट्यूब का चैनल डिलीट किया गया, फेसबुक का डिलीट किया गया, पेज डिलीट किया गया, सब कुछ। उसके बाद भी प्रतिबंध लगा दिया गया, फेसबुक पे व्यूज नहीं हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, पोस्ट कर रहा हूं लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ऑनलाइन वीडियो नहीं पहुंच रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे मालूम है आपकी गलती से नहीं है, जिसने मेरे ऊपर निगाह रखी हुई है ना उसकी बदौलत नहीं हो रहा, मुझे पता है। इसलिए मैं जलता नहीं हूं किसी से, मुझे जलना ही नहीं है यार। जो वो कर रहे हैं उनकी जिम्मेदार वो है, जो मैं कर रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। हो सकता है मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र अदा करता हूं उस परवरदिगार का कि मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है कि मैं लोगों को गुमराह करके अपने साथ ले चल सकूं। मैं नहीं कर सकता गुमराह, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं इतनी कि मैं आपको गुमराह करके अपने पीछे लगा लूं। मुझे आपको अपने पीछे नहीं चलाना है। मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे आपसे कदम मिला करके चलें, आपको शर्मसार ना होना पड़े, ये चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मेरे मुरीद बन जाएं, मैं आपका रहनुमा हो जाऊं, मैं आपका मसीहा हो जाऊं। मुझे नहीं बनना, मैं आपका गुरु बन जाऊं, नहीं। आप सिर्फ इतना कर लें कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। मत देखो मेरा वीडियो, ब्लॉक मार दो, जो दिल करे मेरे साथ करो। अपने बच्चों का ख्याल रखो। बहुत बुरा दौर है, इस दौर में जो हालात हैं ये शब्दों में बताने लायक नहीं है। अब आप सोचिए, एक आदमी अपने जमीनी मामलात में, जमीनी झगड़े में किसी दूसरे आदमी को जिंदा जला रहा है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए उस बात का, और सोचिए आपके भी दुश्मन बहुत हैं। ये तो आप उनको जला रहे हैं, ये तो वो आपको। ये हालात बन रहे हैं, इसलिए इनको समझ लो। किस धर्म का जलाया गया मत सोचना, किस धर्म के लोगों ने जलाया ये भी मत सोचना। सिर्फ इतना सोचना कि आज हम इस दौर में आ गए हैं कि आज एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा जला देता है।
एक लड़की आज अपने घर से, एक महिला, एक लड़की निकल नहीं सकती अकेले। किससे डर है? पुलिस से, सरकार से, नेताओं से, पाकिस्तान से, अमेरिका, चीन से? नहीं, आपसे। आपके पड़ोस की महिला इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि उसके पड़ोस में आप रहते हो। हाँ, आपके घर की बहन बेटी इसलिए नहीं निकल सकती है कि आपके पड़ोस में फला रहते हैं। मतलब एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से डर है, एक पड़ोसी बेटी को दूसरे पड़ोसी से डर है। शर्म की बात है यार। बहुत अच्छे समाज में हम आ गए हैं, बहुत अच्छे समाज में, बहुत अच्छे समाज में हम आ गए हैं। हमें नहीं पता कि आपके पड़ोस में हिंदू है या मुसलमान है, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आपका पड़ोसी कौन मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उस घर की बेटी बहन रात में निकलने से डर रही है तो लानत है आप पर यार, लानत है आप पर। आपकी बहन बेटी अगर पड़ोसी की डर से नहीं निकलने से डर रही है तो लानत है आप पर। हमें वो माहौल बनाना होगा जो हमारी माँ बहनें कभी भी निकल सकें ये सोच करके कि जैसे जितना मैं घर में सेफ हूं उतना मैं बाहर सेफ हूं, क्योंकि बाहर भी जो मिलेगा वो मेरा भाई होगा, मेरा चाचा होगा। ये सोचना होगा आपको। अगर ये नहीं सोचते हैं, खतरे में सिर्फ आप नहीं हैं। ये कहने की बात थी कि साहब फला धर्म खतरे में है, फला धर्म खतरे में है, फला धर्म खतरे में है। धर्म तो अपनी जगह कल भी था, अपनी जगह आज भी है और अपनी जगह कल भी रहेगा। वो खतरे में नहीं हुआ है। उस नौटंकी में इंसानियत खतरे में हो गई है, आप खतरे में हो गए हो, देश खतरे में हो गया और कुछ नहीं। इसलिए तो भैया ये बातें बताने की थी। मुझे लगा कि आपको आगाह करना चाहिए इन बातों से। शायद मैं कभी कभी सोचता हूं कि छोड़ो यार, बहुत हो गया, किसको समझाऊंगा मैं। फिर मैं क्या सोचता हूं कि नहीं, ये बातें आपसे कोई नहीं बताता है। सच है ये, सच है ये। आपको जैसे सभी धर्मों के लिए बता दूं, जैसे सभी धर्मों के गुरु जो हैं वो धर्म की असलियत किसी को नहीं बताते हैं। वो नहीं बताते हैं कि अगर आप खा रहे हो तो अपने पड़ोसी, आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको बांट के खाना चाहिए, नहीं बताएगा कोई, नहीं बताते। बताते ही नहीं कि धर्म में ये लिखा है, मजहब में ये लिखा है कि आप जितना है, जितना भी है पड़ोसी के साथ बांट के खाओ, ये नहीं बताते हैं। उसी तरीके से आपसे ये नहीं बताते हैं, इस समाज के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो नहीं बताते हैं आपको, जो सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को, वो नहीं समझाते हैं कि अपने पड़ोस में इतना बेहतरीन माहौल बनाओ कि आपके पड़ोस की मां बहन बेटियां जब निकलें, आपके घर की मां बहन बेटियां निकलें तो डरे ना, खौफ ना हो। इसलिए मेरे भाइयों समझ जाओ, मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं। आज आपका बेटा मार दिया जाए, कल दूसरे का बेटा मार दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं धर्म के चश्मे से देखने लग जाऊं तो मुझे फर्क पड़ता है। अगर मैं इंसान हूं, मुझे अफसोस होता है। अब मैं यहां आया था सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, और कितना टाइम हो गया है अभी मैं बैठा हूं, मुझे नहीं पता कितना हो गया, दिखता नहीं इसमें, बट जितना भी टाइम हो गया हो मैं बैठा हूं, अभी आपसे वार्ता कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बातें आपको जाननी चाहिए, ये बतानी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई नहीं कहता है। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, एक। पूरी सोशल मीडिया को चैलेंज करता हूं, पूरी सोशल मीडिया को चैलेंज करता हूं, यूट्यूब से लेकर के फेसबुक तक। एक वीडियो मुझे दिखा दो जो आपको ये बातें बताता हो। और अगर ये बातें सच नहीं है और मैं फर्जी बातें कर रहा हूं आपसे, तो आज अभी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या फेसबुक पर मैसेज कर देना या कमेंट्स कर दो इसमें। आज के बाद मैं लाइव आना बंद कर दूंगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो अभी छोड़ दूंगा, अगर आपको कोई दूसरा समझाता भी है तब भी मैं छोड़ दूंगा। तब आप कहेंगे ना ही आपने किसी दूसरे की जबान से ये सुना होगा और ना ही ये गलत है, यही सच्चाई है। तो फिर अगर यही सच्चाई है तो आपने अभी तक सुना क्यों नहीं दूसरों से? इसलिए नहीं सुना क्योंकि इसमें सनसनी नहीं है, इसमें सनसनी नहीं है। टीआरपी सिर्फ उस टीवी चैनल्स पे नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है, टीआरपी का दौर सोशल मीडिया पर भी है। जी हां, सोशल मीडिया पर भी टीआरपी का मकसद है, मेन मकसद टीआरपी है। बता देता हूं मैं, सनसनीखेज न्यूज़ें डालना या सनसनीखेज किसी बात को ज्यादा गंभीर बना देना, यह सनसनीखेज नहीं तो क्या है? आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समझ जाइए, समझना होगा आपको। आपको वो चैनल्स नहीं देखने चाहिए
वो सोशल एक्टिविस्टों को नहीं देखना चाहिए जो सनसनीखेज बात करने पे ज्यादा इत्तेफाक रखते हों। मेरी राय पर्सनल ये है, बाकी आपका काम जाने। मैं नहीं मना करता हूं कि मत देखो। मैं कौन होता हूं? नेट अपने पास से डलवाते हो, पैसा अपने पास से खर्चा करते हो, टाइम अपना लगाते हो। मैं कौन होता हूं मना करने वाला साहब? मैं मना करूंगा और ज्यादा जो है मुझे रिपोर्ट कर दोगे। अभी तक जो 10 लोग 20 लोग देख लेते थे वो भी खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट कर दोगे और बैन हो जाएगी। वार्निंग पे ऑलरेडी लगी हुई है मेरी आईडी, किसी भी टाइम उड़ सकती है, खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी। हाँ, याद आया, मैं फिर से बता दूं कि ये आईडी मेरी वार्निंग पे है। 2-4 रिपोर्ट्स के बाद, यानी 2-4 रिपोर्ट्स के बाद मेरी ये फेसबुक आईडी बंद है। इसलिए मैं लिंक डाल देता हूं अपने यूट्यूब चैनल का। अगर ये बंद हो जाए और मैं नजर ना आऊं तो आप फिर उस यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। 2-2 मिनट 4-4 मिनट की वीडियो वहां मैं डालता रहूंगा। जिसे देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखना होगा। लेकिन बता रहा हूं, अगर किसी को जरूरत होगी मुझे देखने की, सुनने की या जानने की, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ये बता देता हूं मैं। ठीक है, मैं यहां पर लिंक डाल देता हूं कॉपी करके अभी कमेंट्स में, तो आप देख लीजिएगा, मैं वहां मिल जाया करूंगा। ठीक है, इसलिए बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कुछ भी करें, शेयर करें, ये करें वो करें, दुनियादारी नहीं मैं जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि जिन लोगों को जरूरत होगी, अगर किसी को कि भाई साहब नहीं मुझे जो है जानना है या सुनना है या कहां हो, तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं डाल रहा हूं बस। बाकी मैं यूट्यूबर्स को ना ही कैप्चर कर सकता हूं, ना ही खरीद सकता हूं, और ना ही मैं यूट्यूबर्स को सनसनीखेज बातें दे सकता हूं कि साहब ये सनसनीखेज मामला है और आप जो है इसे लगाएं। ये हरकतें मैं नहीं कर सकता हूं। मैं बात वही करूंगा जो आपके हक की होगी, वरना नहीं करूंगा। इसलिए मैं समझा देता हूं आपको। आजकल का माहौल कुछ और बन गया है, उस माहौल से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये पिन कर दिया है मैंने चैनल, 2-4-5 मिनट आपके साथ और हूं, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है, आईपीएल खूब जम के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आईपीएल देखने में। लेकिन अपने बच्चों के मोबाइल जरूर चेक कीजिएगा। सभी सभी परिवार के सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों का मोबाइल जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। उनके व्हाट्सएप पर कौन लोग हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स कौन हैं, ये बात ख्याल रखिएगा। सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करते हैं, किसका शेयर करते हैं, किसका देखते हैं, किस पे कमेंट्स करते हैं, सोच क्या है, विचार क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आने वाले दिनों में आपके बच्चे क्या बनेंगे ये सिर्फ आप जान सकते हो बस। और आप तो बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूं एक बेहतरीन यंत्र है ये अपने बच्चों के भविष्य जानने का। एक मोबाइल, आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आप उसे देख लो, समझ जाओगे वो क्या बनेगा आने वाले दिनों में। ये यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया है। फेसबुक आईडी पे कंप्लेन हो चुकी है, वार्निंग पे लगी हुई है, किसी भी टाइम ये खत्म हो सकती है। खत्म होने के बाद आपको मैं फेसबुक पे नहीं दिखूंगा, जैसा कि पेज पे नहीं दिखता हूं वैसे ही नहीं दिखूंगा। ठीक है, इसलिए समझा देता हूं, मैं दिखा देता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि साहब फेंकते हो। ये दिख रहा होगा अगर आपको तो, पढ़ने में आ रहा हो, वैसे उल्टा दिखेगा लेकिन इतना समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। अकाउंट वार्निंग। थैंक यू भाई, जो लोग जुड़े हैं उनसे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जब जुड़ना चाहें तब आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके साथ, आए ना आए उनकी मर्जी है। लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखो। को ख्याल नहीं रखोगे तो आने वाले दिनों में अपने परिवार के साथ साथ कुछ और परिवार भी बर्बाद करवाओगे। कहीं कोई दंगा हो जाएगा, जातीय दंगा हो जाएगा, कहीं धर्म के बीच दंगा हो जाएगा, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं ये मसला है कहीं वो मसला है, करके दंगा होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, आफत होगी, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, आपके परिवार का भविष्य बर्बाद होगा, आपके पड़ोसियों का, आपके मोहल्ले का, आपके जाति का, आपके धर्म का, आपके देश का भविष्य बर्बाद होगा। मर्जी आपकी है, आपका एक काम सिर्फ अपने बच्चों पर निगाह रखना इस देश को बहुत आगे ले जा सकता है। इस परिवार को, आपके परिवार को और आपके बच्चों को बहुत आगे ले जा सकता है। सिर्फ आपका एक काम कि अपने बच्चों पर निगाह रखो। ये गलत बात नहीं है, निगाह रखना कोई गलत बात नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है ये कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन पर निगाह रखें। वालेकुम सलाम भाई, जिम्मेदारी है ये, मर्जी आपकी, जो चाहे करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जिन्होंने देखा उनका भी शुक्रिया, जो इत्तेफाक रखते हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं रखते हैं उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने कमेंट्स किया, लाइक किया, शेयर किया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। अपने अपने मसीहाओं को ये वीडियो दिखा देना और कहना कि इसके जवाब में अगर कोई वीडियो है तो वो मुझे मेंशन कर दें। अगर उनके जवाब में, उनके पास इस वीडियो के जवाब में कोई बात है तो जरूर कर दें। सोशल एक्टिविस्टों को मसीहा बनाना बंद कर दो। जिसकी बात अच्छी लगे शेयर करो, नहीं अच्छी लगे छोड़ दो। मसीहा बनाना बंद कर दो।
आपके और आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा। मसीहा मत बनाओ किसी। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप लोग देर से आए हैं, जब भाई लोग आ जाते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ 2-4 मिनट रुक जाऊँ, फिर आ जाता हूँ, ये अब आप लोग आते रहते हैं तो फिर रुका रहता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। इसलिए मैं रुकना पड़ता है, आता हूँ 5 मिनट के लिए, बनाना पड़ता है 50 मिनट की। खैर, और लोग मुझसे यूट्यूबर्स कहते हैं साहब भाई 5 मिनट की वीडियो 4 मिनट की वीडियो बना दीजिए। ये मुझसे कहते हैं कि आप लंबी वीडियो बनाते हैं, आजकल इतनी देखता कौन है, छोटी छोटी वीडियो बनाया कीजिए। क्यों भाई, आपको लगता है कि हम इस समाज को 4 मिनट में समझा देंगे कुछ? नहीं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि इनको 4 मिनट में समझा लूं। जिनको धर्म की किताबें आज तक ना समझा पाई, मैं 4 मिनट में क्या समझा लूंगा? सीरियसली, मैंने 4 मिनट में लंबी वीडियो करने की मेरी मजबूरी है, मजबूरी है मेरी, ये मैं लंबी वीडियो करूं, आना पड़ता है। आप मुझे आपको समझाना पड़ता है कि देखो, एक इंसान ने जलाया है और ये आपके लिए खतरनाक है। जलाया वो आपके धर्म से नहीं था, जो जल गया वो नहीं था, या जलाया वो था, या जो जल गया वो आपके धर्म का था। लेकिन जी भाई, मैं रुक गया थोड़ी देर, बिल्कुल। समाज में, आपके पड़ोस में ये माहौल तैयार हो रहा है, कोई किसी को खत्म कर दे, राग कर दे। आपको ये खतरनाक है, इसलिए अलर्ट हो जाइए पहले से। जाने के लिए जाहिर है 30-40 आएंगे। अब मैं आऊं बढ़िया से ऐसे, उसके बाद आप फेंकना शुरू कर दूं, फिर आप क्या करेंगे? आराम से सुनते रहेंगे मजे से, और 10 लोगों को और व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मजा आएगा। एक थंबनेल लगाऊं बहुत भयंकर सा, बहुत बढ़िया सा, वीडियो के ऊपर जो पोस्टर होता है थंबनेल, जो लोग जानते हैं जानते हैं, जो लोग भाई नहीं जानते बता देता हूं। थंबनेल वो लगाऊं एक बेहतरीन सा, डर गया मोदी और भाग गया भागवत और डर गया छुप गया योगी और ये हो गया और वो हो गया, 30 मार का बन जाऊं मैं। आप सब देखोगे उसको और तड़ाक से क्लिक करोगे सुनने के लिए। और मैं दूसरा थंबनेल लगा दूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये वीडियो सुन लो, इतनी बात लिख दूं, अपने बच्चों का भविष्य बचा लो, इतनी बात लिख दूं, आप नहीं देखोगे। शुक्रिया भाई जमशेद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आप नहीं देखो, अगर मैं लिख दूं कि अपने बच्चों का भविष्य बना लो, आप नहीं देखोगे उसे। आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, कैसे देखोगे आप? नहीं देखना आपको, कैसे देख सकते हो आप? हाँ, भाग गया, छुप गया, डर गया, बस क्या करें। हाँ भाई मोहम्मद भाई, ऐसा ही है, रिपोर्ट हो रही है मेरे प्रोफाइल पे, जब से बैन हो गया, जब से एफआईआर हुई थी तब से बैन कर दिया गया था मुझे, मेरा पेज डिलीट कर दिया गया था, उसके बाद ये भी बैन कर दिया गया है। तो जैसे ही रीच बढ़ने लगती है, जैसे ही 50+ लोग होते हैं, वैसे ही रुक जाती है वीडियो, रुकना शुरू हो जाती है, फिर कम हो जाते हैं, फिर बढ़ती है, यही होता है भाई। खैर, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, इस बात को समझ लो। मैं तो चाहता हूँ फेसबुक बंद करके छोड़ूं, किस्सा तमाम करूं, बहुत हो गया। लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं यार, अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी कर दूं। कल को मेरा बच्चा अगर मुझसे सवाल कर ले, मेरा बच्चा अगर मुझसे सवाल कर ले कि जब ये दौर शुरू हो रहा था आप क्या कर रहे थे? क्या आपने किसी से कहा था? क्या आपने किसी को समझाने की कोशिश की थी कि अभी माहौल बिगड़ रहा है? ये माहौल कब बिगड़ा? मैं कहूंगा ना, वो तब बिगड़ा जब मैं था, बोले सोशल मीडिया था, मैं वहां सोशल मीडिया था, यानी लोगों से मिलने जुलने का या अपनी बात रखने का मेरे पास एक ऑप्शन था। और मुझसे पूछ ले कि जब ये माहौल बिगड़ रहा था, जो सोशल मीडिया जैसा कोई प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद था, तो आखिर आपने क्यों नहीं संभालने की कोशिश की? तो मैं क्या कहूंगा उससे? मैं मस्त था, मैं टीआरपी के दौर में मस्त था, मुझे फेमस होना था, ये कहूंगा उसे? नहीं, मैं अपने बच्चे की निगाह में गिर ना जाऊं, मैं अपने बच्चे की निगाह में कहीं यह साबित ना हो जाए कि मैं टीआरपी का भूखा हूं और मैं फर्जी बातें करके आपका टाइम वेस्ट करता हूं। इसलिए मैं अच्छी बातें करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज नहीं, आज से 15 साल बाद जब एक दूसरे का खून सड़कों पे बहा रहे होगे ना, एक दूसरे का खून सड़कों पे बहा रहे होगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे, कलर के नाम पे, फोटो के नाम पे, न जाने किस किस नाम पे। हाँ भाई, ऐसे ही होता है, वीडियो रुक रही है, ऐसे ही हाल है भाई मेरा, वीडियो नहीं चलने देते हैं लोग, क्या करूं?
नहीं चलने दिया जाता मेरा वीडियो। खैर, आज से वीडियो डाउनलोड करके रिकॉर्ड करके मैं डाल दिया करूंगा फेसबुक पे, जो लोग को देखना होगा देख लिया करेंगे, उसमें और बेहतर रहेगा शायद। ठीक है, तो इस बात को मैं समझा देता हूं आपको। जब खून बहा रहे होंगे ना एक दूसरे का, तब मैं अपने बच्चे को ये वीडियोस दिखाऊंगा और कहूंगा देखो बेटा, मैंने पूरी कोशिश की थी समाज को बचाने की, मगर मैं नाकामयाब हो गया, वो अलग बात है। मगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं बचा लूं, मैंने पूरी कोशिश की थी। कम से कम मेरा बेटा ये तो नहीं कहेगा कि तुम टीआरपी के भूखे थे। तुम उस दौर में वो बातें कर रहे थे जिनका आज से कोई सरोकार नहीं है, इंसानियत से कोई सरोकार नहीं। वालेकुम सलाम भाई, इंसानियत से कोई सरोकार नहीं है। तुम तो जो बातें कह रहे थे वक्ती थी। इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं ताकि मैं अपने बच्चे की निगाह में कहीं गिर ना जाऊं। क्या करना साहब आपका, आपको कैसे समझाऊं, कैसे क्या करना है। हर दिन हर मामले पे मैं वीडियो बना करके कहीं ना कहीं पोस्ट करता हूं, 2-4 बार, 2-4 दिन में एक बार तो कर ही देता हूं। 4 दिन में या एक हफ्ते में 2 वीडियो अगर मैं बनाता हूं, और वो 2 वीडियो भी शेयर करने में आपको शर्म महसूस होती है इसलिए कि वो आपके काम की चीज है, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती भाई फिर तो। हाँ बिल्कुल, फेसबुक पे आना बंद ही होना पड़ेगा भाई। अब देख रहे हैं आप, जैसे ही 50 के ऊपर लोग निकलते हैं वैसे ही सब लोग भाई लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो रुकने लगी, फिर लोग कम हो जाते हैं, फिर सही चलती है, फिर वही होता है। इसलिए हैं, अगर हफ्ते में 2 वीडियो बनाता हूं और आपको अपने वॉल पे शेयर करने में उसको तकलीफ होती है, शर्म महसूस होती है, हाँ भाई वीडियो रुक रहा है, तो मैं क्या करूं उसके लिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। आपकी वॉल पे हर दिन 50 वीडियो शेयर होती हैं, 50 वीडियो शेयर होती हैं, आप 100 लोगों को इनवाइट करते हो वीडियो दिखाने के लिए, और कोई ऐसी नहीं होती कि आपके भाई जो हो चुका है या तो उस पर होती है या तो इस पे होती है कि डर गया, मर गया, कट गया, इस पे होती है। आप करते हो, मजे करते हो, उसको इंजॉय करते हो, उनको बढ़िया एंटरटेनमेंट है आपके लिए। मैच से अच्छा एंटरटेनमेंट है किसी सोशल एक्टिविस्ट को लेकर के बैठ जाओ, आराम से उसकी सुनते रहो। तथा कथित सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आपकी बात नहीं करते हैं। मोदी जी, एक बात कान खोल के सुन लो, किसानों का जो बिल लाए हो इसको रोक दो, वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं कह दूं, आपको बड़ा मजा आएगा। रिजवी ने चैलेंज कर दिया मोदी जी को, ईंट से ईंट बजा देगा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं इसके लिए, कुछ कर ही नहीं सकता हूं। मैं झूठा हूं, झूठा हूं अगर मैं कहता हूं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं बजा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बजा पाऊंगा, झूठ बोल रहा हूं मैं। मुझे यह कहना चाहिए, तरीका निकालना चाहिए, किसानों से इसके ऊपर बात करना चाहिए, तुम्हारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे तुम इस तरीके से बच सकते हो, इस नुकसान से कैसे बच सकते हो, क्या करना चाहिए तुम्हें, इस पे बात करना होगा मुझे, इस पे बात करना होगा मुझे ये बताना होगा कि ये बिल फायदेमंद है या नुकसानदेह। मोदी जी रोक दो वरना मैं ये कर डालूंगा। झूठा हूं मैं, कुछ नहीं कर डालूंगा, मक्कार हूं मैं, धोखेबाज हूं, आपको फर्जी बेवकूफ बना रहा हूं मैं। क्या करूं, लेकिन आपको उसी में मजे मिलते हैं, तुमसे मिलते रहें। आपके हालात इसीलिए ऐसे हो गए हैं। आज एक पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं, एक पोस्ट जो है मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैंने कॉपी भी किया था, मेरे चचा ने जो है पोस्ट किया था, फिर मैंने उनको उस वॉल से कॉपी करके अपने पोस्ट किया था। आप लोगों के लिए किया था, मैं सोचा शायद कुछ समझ जाए आप लोग। वो पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद अलविदा। मैं वो पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं। ये बात आपके सोचने वाली थी लेकिन आपने नहीं सोचा होगा, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक साहब ने मुझसे ये भी कहा कि साहब आपकी पोस्टें लोग पढ़ते कम हैं लेकिन आपको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कहा चलो ये भी ठीक है भाई, अब मैं आइंदा से पोस्ट नहीं करूंगा भाई, पोस्ट नहीं करूंगा और क्या करूंगा भाई। जब अगर लोगों को यही है कि लोग मेरी पोस्टों पे, अब मैं बता दूं कि लोग, अब आप खुद ही जाकर के देख लेना मेरी वॉल पे, आपको पता चल, हालांकि क्यों जाओगे लेकिन खुद ही जाके देख लेना तो पता चल जाएगा कि लोग कैसे आते हैं, कैसे बच के निकलते हैं मेरी पोस्ट से। लिखा था कि आप समाज का भला करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, मगर आपके परिवार की मजबूरी आपके पैर में बेड़ियां डाल देती है। आप बहुत टैलेंट रखते हैं मगर जहां आपको खुद को साबित करना होता है, आप अपना सारा टैलेंट घर परिवार चलाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए महीने में गिरवी रख देते हैं। सही बात है,
पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूं, ये चैनल बताया, पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूं, सॉरी 55 साल से मैं देख रहा हूं, मैं उसको एडिट करके 40 किया था लेकिन 30 करा था, मैं 40 लिख गया गलती से, सॉरी। पिछले 55 साल से मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा सोचने और कर गुजरने वाले लोग घर परिवार में लग गए और उनकी इच्छा दिल के दिल में ही रह गई। अब फेसबुक से ही क्रांति कर रहे हैं। काश ये पारिवारिक मजबूरियां ना होती। लोग अगर खुद नहीं कर, गौर कीजिएगा, लोग अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते, खुद आगे बढ़कर कहते तुम समाज देखो हम परिवार देखेंगे, तो तस्वीर दूसरी होती। लेकिन यहां तो लोग सोशल मीडिया पर ही साथ नहीं देते हैं, परिवार कौन देखेगा। मैं खुद 55 पार कर रहा हूं, खुद से भी अब उम्मीद नहीं है, लेकिन यही है, लेकिन अपील यही है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दो जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ये उस समाज के लिए है जो समाज आज सोशल मीडिया पर भी साथ नहीं दे रहा है, परिवार का कौन देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इस पोस्ट को सही भी कर देता हूं क्योंकि ये जो है एज गलत लिख गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भीम आर्मी के बारे में कुछ बताएं भाई, इंशाल्लाह फिर कभी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़।